आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी का मेन टारगेट होता है इन्फ्लेशन को कंट्रोल में रखना। किस कारण से इन्फ्लेशन बढ़ रहा है इसको ध्यान में रखते हुए आरबीआई अपने मॉनेटरी पॉलिसी टूल्स को यूज करके इसको कंट्रोल में रखता है। फॉर एग्जांपल मार्केट में टोमेटो प्राइस 10 रुपीज़ पर केजी है। किसी कारणवश टोमेटो सप्लाई मार्केट में कम हुई तो स्वाभाविक है टोमेटो की प्राइस भी इंक्रीज होगी। मान लो प्राइस इंक्रीज होकर 100 रुपीज़ पर केजी हो गई तो आरबीआई क्या करेगा? पब्लिक के पास तो बहुत सारे पैसे हैं, वो तो दे दनादन शॉपिंग कर रहे हैं। इन्फ्लेशन क्यों हुआ? मार्केट में टोमेटो सप्लाई कम हुई तो टोमेटो खरीदने वाले लोग तो उतने ही थे, टोमेटो प्राइस इंक्रीज हुई। इस सिचुएशन में आरबीआई क्या करेगी? या तो आरबीआई गवर्नर खुद खेती बाड़ी करना शुरू कर दे और मार्केट में सप्लाई को मेंटेन करे। ऑफ कोर्स ऐसा तो हो नहीं सकता। तो अदर हैंड आरबीआई मार्केट में मनी सप्लाई को कंट्रोल करेगा। दैट इज टारगेट ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी। अब इसमें एक सिंपल प्रिंसिपल रहता है कि अगर बैंकों के पास लोन में घुमाने के लिए ज़्यादा डिपॉजिट होगा तो स्वाभाविक है बैंक सस्ते में लोन बांटेंगे। सेम जैसे टोमेटो की सप्लाई मार्केट में ज़्यादा हुई तो टोमेटो सस्ता हो गया, वैसे ही बैंकों के पास अगर मनी सप्लाई ज़्यादा होगी तो वो लोन भी सस्ते में बांटेंगे। तो आरबीआई मॉनेटरी पॉलिसी टूल सीआरआर, एसएलआर, रेपो, एमएसएफ इन सब की मदद से मार्केट में मनी सप्लाई कंट्रोल करता है, जो कि एक एक करके हम आगे डिटेल्स में समझेंगे। हाल ही में मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी ने अपनी मॉनेटरी पॉलिसी की रिपोर्ट को रिलीज किया है, जिसमें रेपो रेट को 50 बेसिस पॉइंट कम करके 5.50% कर दिया है। और इस तरह से आरबीआई ने कंसेक्यूटिव थर्ड टाइम रेपो रेट को कट किया है। आपको याद होगा लास्ट अप्रैल 2025 में एमपीसी मीटिंग में रेपो रेट को 0.25 बेसिस पॉइंट कम किया गया था। उससे पहले फरवरी 2025 में रेपो रेट को 0.25 बेसिस पॉइंट कम किया गया था, जो इस बात को इंडिकेट करता है कि आरबीआई देश की इकोनॉमी में मनी सप्लाई को इंक्रीज करके इकोनॉमिक ग्रोथ को बूस्ट करने की कोशिश कर रहा है। अब देखते हैं कि रेपो रेट में आरबीआई ने क्यों कटौती की है। ऐसी क्या सिचुएशन इंडियन इकोनॉमी में बनी हुई है जिस वजह से आरबीआई ने मनी सप्लाई को इंक्रीज करने का फैसला किया है। तो मॉनेटरी पॉलिसी का सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर क्या होता है? वो होता है इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन को अगर हम देखें तो अप्रैल 2025 में सीपीआई यानी जो आपका कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स है वो 3.2% के अप्रोक्स रहा है, जो कि जुलाई 2019 के बाद अब तक का सबसे लो लेवल है। और आरबीआई का जो टॉलरेंस लिमिट होता है वो 2 से 6% के बीच होता है। तो एक रीज़न तो ये है कि आरबीआई का जो इन्फ्लेशन का टारगेट है वो 2 से 6% के बीच में बना हुआ है। नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट फैक्टर है वो है फूड इन्फ्लेशन। फूड इन्फ्लेशन भी अगर लास्ट कुछ समय में देखा जाए तो वो काफ़ी लो लेवल पे बना हुआ है। तो सीपीआई आरबीआई की टॉलरेंस लिमिट के अंडर है, फूड इन्फ्लेशन भी कंट्रोल में है। और ईयर 25-26 के लिए जो आरबीआई का इन्फ्लेशन का टारगेट है उसको भी आरबीआई ने 4% से कम करके 3.7% कर दिया है। इसके अलावा कोर इन्फ्लेशन की अगर हम बात करें तो उसका भी स्टेबल रहने की संभावना है। कोर इन्फ्लेशन में अगर हम बात करें तो इसमें दो चीज़ें इंक्लूड नहीं की जाती है। एक होता है हेडलाइन इन्फ्लेशन, दूसरा होता है कोर इन्फ्लेशन। जो हेडलाइन इन्फ्लेशन होता है इसमें सभी चीज़ों को इंक्लूड किया जाता है, जबकि कोर इन्फ्लेशन में फूड और फ्यूल को इंक्लूड नहीं किया जाता है। नेक्स्ट फैक्टर जो आरबीआई का रहा है वो है जीडीपी ग्रोथ का 6.5% रहने का अनुमान है। अब मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की नेक्स्ट अपडेट को अगर हम देखें तो एमपीसी ने नेक्स्ट मीटिंग जो अगस्त में होने वाली है उसके लिए अपने स्टांस को चेंज करके अकोमोडेटिव से न्यूट्रल कर दिया है। अब होता क्या है, आरबीआई एवरी मॉनेटरी पॉलिसी मीटिंग के दौरान नेक्स्ट मीटिंग के लिए अपना स्टांस डिक्लेयर करती है कि अगली मॉनेटरी पॉलिसी मीटिंग में क्या होने वाला है। आरबीआई के 3 स्टांस होते हैं। पहला होता है कैलिब्रेटेड टाइटनिंग, दूसरा होता है न्यूट्रल, तीसरा होता है अकोमोडेटिव। अगर आरबीआई द्वारा कैलिब्रेटेड टाइटनिंग स्टांस डिक्लेयर किया जाता है इसका मतलब है या तो आरबीआई नेक्स्ट मीटिंग में रेपो रेट को इंक्रीज करेगा या उसमें कोई चेंज नहीं करेगा। और अगर न्यूट्रल किया जाता है इसका मतलब है कि आरबीआई नेक्स्ट 2 मंथ में जो इकोनॉमिक सिचुएशन रहेगी उसके अकॉर्डिंग डिसीजन लेगा, या तो उसको इंक्रीज भी कर सकता है, डिक्रीज भी कर सकता है या स्टेबल भी रख सकता है। और अगर आरबीआई का अकोमोडेटिव स्टांस रहता है इसका मतलब है या तो रेपो रेट में कटौती की जाएगी या उसको अनचेंज रखा जाएगा। अब क्या आरबीआई ये जो स्टांस डिक्लेयर करता है क्या उस स्टांस के अकॉर्डिंग नेक्स्ट मीटिंग में डिसीजन लेना मैंडेटरी है? नहीं, आरबीआई ये स्टांस ओनली इसलिए डिक्लेयर करता है ताकि पॉलिसी मेकर्स, इन्वेस्टर इन सबको ये पता रहे कि आरबीआई आगे आने वाले 2 मंथ के लिए क्या सोचता है, उसके किस तरह के एक्शन होने वाले हैं। आरबीआई के लिए बिल्कुल मैंडेटरी नहीं है कि ये जो स्टांस डिक्लेयर किए गए हैं उसके अकॉर्डिंग वो डिसीजन ले, वो उसके अपोजिट भी डिसीजन ले सकता है। सीआरआर यानी कैश रिजर्व रेशियो, इसको भी आरबीआई ने 100 बेसिस पॉइंट कम करके 4% से 3% कर दिया है।
और अनुमान है कि इस कटौती की वजह से बैंकिंग सिस्टम में लोन के लिए 2.5 लाख करोड़ रुपए एक्स्ट्रा फंड आएगा। यहाँ रेपो रेट और सीआरआर डिसीजन में एक मेजर डिफरेंस होता है। रेपो रेट एमपीसी जिसमें आरबीआई प्लस गवर्नमेंट के मेंबर होते हैं उनके द्वारा डिसाइड किया जाता है, जबकि सीआरआर ओनली आरबीआई मेंबर्स ही डिसाइड करते हैं, इसमें गवर्नमेंट का कोई रोल नहीं होता है। मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी ओनली रेपो रेट डिसाइड करती है। इसके अलावा जो भी रेट्स होती है सीआरआर, एसएलआर, एमएसएफ, इन सब पे डिसीजन आरबीआई मेंबर्स का होता है। आरबीआई ने कहा है कि हमारे पास अभी $691.6 बिलियन का फॉरेक्स रिजर्व है, जो नेक्स्ट 11 मंथ के लिए सफिशिएंट है। साथ ही आरबीआई गवर्नर संजय मल्होत्रा ने कहा है कि गोल्ड लोन रेगुलेशन से रिलेटेड जो फाइनल ड्राफ्ट है, जिसमें एक मेन पॉइंट ये है कि 2.5 लाख रुपीज से कम का जो गोल्ड लोन है उसमें 75% की जगह 85% एलटीयू मिलेगा, उस ड्राफ्ट को जल्दी नोटिफाई कर दिया जाएगा। तो अभी जो लेटेस्ट रेट है वो है रेपो रेट 5.50%, एचडीएफ 5.25%, एमएसएफ 5.75%, बैंक रेट 5.75%, रिवर्स रेपो रेट 3.35%, जो रिजर्व रेशियो है सीआरआर 4%, एसएलआर 18%। तो मॉनेटरी पॉलिसी की इस वीडियो में हमने देखा कि लेटेस्ट मॉनेटरी पॉलिसी में क्या इंपॉर्टेंट फैक्ट थे। हमने देखा कि आरबीआई मॉनेटरी पॉलिसी के तहत कैसे मनी सप्लाई को कंट्रोल करता है, उसके तहत इन्फ्लेशन को अपने टारगेट जोन में बनाए रखता है। नेक्स्ट वीडियो में हम मॉनेटरी पॉलिसी के जो टूल्स है सीआरआर, एसएलआर, एलएएफ, रेपो, एमएसएफ, ओपन मार्केट ऑपरेशन, इन सबको डिटेल में हम समझेंगे।